पहला प्रश्न एक कथन है कि ये निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, गार्नर या रूसो। तो सही उत्तर स्पेंसर। दोस्तों, स्पेंसर के अनुसार राज्य सत्ता का उदय व्यक्तियों के भय के फलस्वरूप होता है। राज्य सत्ता के विकास से शक्तिशाली व्यक्तियों का आतंक छा जाता है और इनकी शक्ति से अन्य व्यक्ति जो है भयभीत होने लगते हैं और इस भय के कारण ही शक्तिशाली व्यक्ति उन पर नियंत्रण रखने लगता है। ये नियंत्रण राज्य सत्ता का प्रथम स्तर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत या कमांड थियरी ऑफ लॉ का उन्नायक कहा जाता है? तो सही उत्तर जॉन ऑस्टिन को। याद रखिएगा दोस्तों, जॉन ऑस्टिन कानून के समादेश सिद्धांत या कमांड थियरी ऑफ लॉ के उन्नायक हैं। ऑस्टिन का कहना है कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है या कानून संप्रभु की आज्ञा या आदेश है। ऑस्टिन के इस परिभाषा में 3 तत्व निहित हैं: संप्रभुता, आदेश और शास्त्र, यानी संप्रभु के आदेश की अवहेलना करने वाले को दंड देने की शक्ति। इस प्रकार ऑस्टिन ने कानून को संप्रभु का आदेश या समादेश माना है। ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है? ऑप्शन है कौटिल्य, लेनिन, हीगल या माओ। तो सही उत्तर हीगल। दोस्तों, हीगल युद्ध का पूर्ण समर्थन करता है। वो युद्ध को एक साधन मानता है जिसका अनुगमन कर राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और अन्य देशों से अपनी मांग मनवा सकते हैं। हीगल ने कहा है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक कथन है कि अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। ये कथन किसका है? बेंथम, डायसी, लास्की या ऑस्टिन का? तो सही उत्तर याद रखिएगा, ये कथन बेंथम का है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक अधिकारों का स्थान कानूनी अधिकारों ने ले लिया। कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का मानना था कि अधिकार प्राकृतिक न होकर राज्य की देन होते हैं। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण और व्याख्या हमें बेंथम और ऑस्टिन जैसे कानून शास्त्रियों के विचारों में मिलती है। बेंथम के अनुसार अधिकारों का आधार केवल कानून है। इसके अनुसार कानून और अधिकार अनिवार्यतः एक हैं। कानून उसका वस्तुपरक रूप है और अधिकार व्यक्तिपरक रूप। इसके अनुसार अधिकार की 3 विशेषताएं होती हैं। एक तो राज्य ही अधिकारों का स्रोत है, यानी अधिकार राज्य से पहले नहीं हो सकते। दूसरा है कि राज्य अधिकारों का संस्थात्मक और कानूनी ढांचा प्रदान करता है। और तीसरा है राज्य ही अधिकारों की रचना करता है, यानी जब कानूनों में परिवर्तन होता है तो अधिकारों में भी परिवर्तन आ जाता है। अगला प्रश्न है, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपको बताना है। तो आप जानते हैं बेंथम उपयोगितावादी विचारक है। उनके अनुसार विधि का लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या अधिकतम हित होना चाहिए। बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। बेंथम के अनुसार कानून बनाने वालों को केवल वही कानून बनाने चाहिए जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को बढ़ावा देते हों और सरकार का कार्य भी इसी उद्देश्य की पूर्ति करना है। इंग्लैंड में उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों को काल्पनिक सिद्धांत का खंडन करते हुए उपयोगितावाद के अनुभवमूलक आधार पर उदारवादी व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन किया। बेंथम के अनुसार मनुष्य से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने सुख को बढ़ा सके और दुख से बच सके। और बेंथम ने सामाजिक समझौते और सामान्य इच्छा के सिद्धांत का खंडन करते हुए तर्क दिया कि समुदाय का हित उसके पृथक पृथक सदस्यों के हितों का योग होता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथन है कि कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है अरस्तु, सेंट थॉमस एक्विनास, मॉन्टेस्क्यू या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ये परिभाषा अरस्तु की है। अरस्तु के अनुसार कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यानी ये ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है।
और इस तरह अरस्तू कानून को इच्छा से अप्रभावित विवेक कहकर पुकारता है। वह कानून को न्याय का आधार, विवेक का पर्यायवाची और नैतिकता का राजनीतिक रूप मानता है। इस तरह अरस्तू कानून को ऐसा उच्च कोटि का विवेक मानता है जिसमें किसी प्रकार की वासनाएं, भावनाएं और प्रलोभन प्रभावित नहीं कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप देखिए 3 कथन दिए गए हैं और इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं, कूट के आधार पर बताना है। पहला है, बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगितावाद की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं। बिल्कुल सही है। बेंथम महिलाओं के मताधिकार का पुरजोर समर्थन करते थे, तो सही नहीं है। और दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 3 आपके सही हैं। दोस्तों आप देखिए 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। बेंथम महिला मताधिकार के संबंध में मौन है, यानी उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न है, विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया जाता है किसको? अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, एवी डायसी या हेरोल्ड लास्की को? तो सही उत्तर एवी डायसी को। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 उल्लेखित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता वाक्यांश ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जिसे प्रोफेसर एवी डायसी विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ कहते हैं। विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता वाक्यांश लगभग सभी लिखित संविधानों में पाया जाता है जो नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करते हैं। और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 7 में दोनों वाक्यांश दिए गए हैं। विधि के शासन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो है ये विधि से ऊपर नहीं है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि डायसी ने किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है, आपको बताना है। तो उत्तर है विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। दोस्तों ब्रिटिश न्यायवेत्ता एवी डायसी ने विधि के शासन की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है। डायसी ने अपनी कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन की संज्ञा दी, जो आगे चलकर संवैधानिक शासन का प्रमाण बन गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में आप जान लीजिए कि डायसी के विधि के शासन में 3 अर्थ निहित हैं। पहला है कि कानून का उल्लंघन करने पर ही किसी नागरिक को दंड दिया जा सकता है, अन्य किसी आधार पर नहीं। दूसरा है विधि का शासन सब नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। और तीसरा है इंग्लैंड में विधि का शासन ये संकेत करता है कि यहाँ नागरिकों के अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित नहीं किए गए हैं, बल्कि देश के साधारण कानून में विहित उपचारों के द्वारा उन्हें जो हित लाभ और स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है वही यहाँ के संविधान का आधार है। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, ये कथन किसका है? तो याद कर लीजिए ये अरस्तु का कथन है। दोस्तों अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की थी? ऑप्शन है फ्रांसीसी राजतंत्र की व्याख्या, अमेरिकी राष्ट्रपति की व्याख्या, स्विस संसद की व्याख्या या ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या। तो सही उत्तर मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या में त्रुटि की थी। मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की। मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि इंग्लैंड का संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि शक्तियों का पृथक्करण इंग्लैंड के अलिखित संविधान की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन है मानव स्थापित विधि, प्राकृतिक विधि, संविधान के अधिसमय या सामान्य विधि। तो सही उत्तर मानव स्थापित विधि। दोस्तों विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय मानव स्थापित विधि से है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद जो कुछ हो, देश के सामान्य विधियों के अधीन और साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन से निकटतम संबंधित है? न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद, मार्शल लॉ या शक्तियों का पृथक्करण? तो सही उत्तर संविधानवाद। दोस्तों, संविधानवाद विधि के शासन से निकटतम संबंधित है, क्योंकि संविधानवाद का संबंध नियंत्रण की उस प्रणाली से है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उचित वातावरण मिले। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से कौन संबद्ध है? आपको बताना है। टॉमस एक्विनास, सिसरो, बर्क या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर सिसरो। दोस्तों, सिसरो रोमन कानून की अवधारणा को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्राकृतिक कानून के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और घोषित किया कि ये शाश्वत अपरिवर्तनशील है, कोई विधान निर्माता भी इन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से सिसरो संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है किस पर? तो ये बदले के सिद्धांत पर। दोस्तों, दंड का प्रतिकारात्मक या प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, जिसको रिट्रीब्यूटिव थियरी कहा जाता है, ये बदला लेने के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार दंड का उद्देश्य अपराधी से अपराध का बदला लेना है और इस सिद्धांत का आधार जैसे को तैसा, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत वाला है। दोस्तों, प्राचीन काल में दंड के इसी सिद्धांत को मान्यता प्राप्त थी। कांट और हेगल ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए दंड को अपराधी के लिए निषेधात्मक उपहार कहा है। दंड के अन्य सिद्धांतों में निवर्तक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत और आदर्शात्मक सिद्धांत हैं। सबसे श्रेष्ठ और व्यवहारिक दंड व्यवस्था वह होती है जिसके अंतर्गत प्रतिरोध, निरोध और सुधार तीनों की उचित और संतुलित व्यवस्था हो। अगला प्रश्न है, जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं, ये कथन किसका है? तो आप सभी साथी जानते हैं, ये कथन जॉन लॉक का है। लॉक ने राज्य की प्रभुसत्ता और उसकी जोर जबरदस्ती की शक्ति को शंका के दृष्टिकोण से देखा और इस पर कानून द्वारा सीमाएं लगाने का प्रयत्न किया। उसके अनुसार कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कानून का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाना और सुरक्षित करना है। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता की आशा नहीं की जा सकती है। और आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाब्स ने स्वतंत्रता को कानून को मौन माना है। हाब्स ने स्वतंत्रता को कानून का मौन माना है। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल राज्य का ही नहीं बल्कि समाज, जनमत और रीति रिवाज का हस्तक्षेप भी अनुचित माना है। और मिल के अनुसार व्यक्ति स्वयं पर, अपने शरीर पर और मन पर संप्रभु है। अगला प्रश्न है, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, ये परिभाषा किसने दी है? तो सही उत्तर ये परिभाषा डिग्वी की है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। कानून यानी लॉ को परिभाषित करते हुए डिग्वी ने कहा है कि कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। गैटिल के अनुसार कानून प्रतिष्ठित विचारों और आदतों के उस भाग को कहते हैं जिनको शासन की सत्ता और शक्ति का समर्थन सामान्य नियमों के रूप में प्राप्त हो चुका हो। और ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु का समादेश या आज्ञा ही कानून है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 कथन है, इसमें केवल एक कथन सही है। लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है, ये सही नहीं है। लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है, ये भी सही नहीं है। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, बिल्कुल सही। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लॉक ने समाज यानी राज्य और सरकार में भेद किया है। लॉक के अनुसार समाज की स्थापना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक जीवन के अस्तित्व का मूल कारण है, जबकि सरकार की स्थापना निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। लॉक के अनुसार सरकार भंग हो जाने पर समाज छिन्न भिन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचार किसने दिया है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है? तो ये कथन ह्यूगो क्रैब का है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि बहुलवादी विचारक संप्रभुता के परंपरागत प्रतिपादकों के विपरीत कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। ऐसे विचारकों में क्रैब, डिग्विट, हेनरी मैन का नाम उल्लेखनीय है।
क्रैब के अनुसार कोई नियम कानून के रूप में इस कारण मान्य नहीं होता कि राज्य ने उसे बनाया है। जैसे चोरी या मानव हत्या इसलिए अपराध नहीं है कि राज्य ने उसके अपने आदेश द्वारा निश्चित किया है, परंतु इसलिए अपराध है कि समाज की नैतिक बुद्धि उसे अनुचित समझती है। इसी संदर्भ में क्रैब ने कहा कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। इस प्रकार के विचार डिग्विट ने भी दिए हैं। अगला प्रश्न है, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, ये निम्नलिखित में से किसका मत है? आप देखिए, लियो डिग्विट, F.W. मेटलैंड, ह्यूगो क्रैब या केल्सन। तो सही उत्तर लियो डिग्विट। दोस्तों, फ्रांसीसी विचारक लियो डिग्विट प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं। बहुलवादियों के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च होते हैं। डिग्विट की मान्यता है कि विधि राजनीतिक संगठन यानी राज्य से स्वतंत्र उससे श्रेष्ठ और पूर्णकालिक होती है। विधि राज्य को सीमित करती है जबकि राज्य विधि को सीमित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। ये परिभाषा किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। ये सालमंड द्वारा दी गई परिभाषा है। सालमंड ने कानून या विधि को परिभाषित करते हुए कहा कि कानून नियमों का वह समूह है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है और जिसे राज्य न्याय व्यवस्था के प्रशासन के उपयोग में लाता है। सालमंड के अनुसार समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की धारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण क्या है? तो आप जान लीजिए, इसका कारण कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। दोस्तों, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट का उदय है। कल्याणकारी राज्य में सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर कम करना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना जैसे आधारभूत तत्व शामिल हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का जो है उल्लेख किया है? द रिपब्लिक, द लाज, स्टेट्समैन या पॉलिटिक्स। तो सही उत्तर द लाज में। दोस्तों, यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी कृति द लाज में राज्य के पतन के कारणों का अध्ययन करने के बाद मिश्रित संविधान की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। प्लेटो ने राज्य के पतन का प्रमुख कारण अति के सिद्धांत को बताया है। प्लेटो कहता है कि एक मिश्रित संविधान या राज्य में राजतंत्र और प्रजातंत्र का सम्मिश्रण रहता है और ऐसा मिश्रित राज्य ही अस्थायी हो सकता है और विकास का प्रेरक तत्व बन सकता है। अगला प्रश्न है, दितांत का क्या अर्थ है? तो आप जानते हैं, दितांत यानी तनाव शैथिल्य और ये शब्दावली शीत युद्ध के दौरान आई थी। दितांत एक फ्रांसीसी शब्द है, इसका अर्थ तनाव में कमी या शिथिलता है। दितांत का अर्थ कदापि ये नहीं कि महाशक्तियों के वैचारिक या अन्य प्रकार के मतभेद समाप्त हो गए हैं। दितांत की विशेषता ये है कि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद या शक्ति संघर्ष की प्रतियोगिता के बावजूद उनमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बना रहता है और दितांत शब्द का प्रयोग विशेष रूप से तत्कालीन विश्व की दो महाशक्तियों यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव में कमी के संदर्भ में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राजनैतिक दलों का नहीं है? देखिए, ऑप्शन है संगठन, मौलिक सिद्धांतों से असहमत, संवैधानिक पद्धति या राष्ट्रीय हित। तो सही उत्तर मौलिक सिद्धांतों से असहमत। दोस्तों, किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए कुछ तत्वों का होना आवश्यक है। लंबी अवधि के लिए संगठन, मूलभूत सिद्धांतों अथवा नीतियों के बारे में सहमति, संवैधानिक उपायों का प्रयोग और राष्ट्रीय हित की वृद्धि। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक सबके लिए और सब एक के लिए, यानी वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ये सूत्र किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? यूरोपीय संघ, सामूहिक सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ या शक्ति संतुलन। तो सही उत्तर है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय ये है कि किसी राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण होगा तो बाकी सब राष्ट्र मिलकर उसका मुकाबला करेंगे।
अगला प्रश्न है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है? अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल या तथ्यों के अध्ययन पर बल? तो सही उत्तर तथ्यों के अध्ययन पर बल। दोस्तों, परंपरागत राजनीति विज्ञान तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता, बल्कि व्यवहारवाद नई पद्धतियों, नई तकनीकों, नए तथ्यों और व्यवस्थित सिद्धांत के अध्ययन पर बल देता है। दोस्तों, आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वितीय महायुद्ध के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई। इसे व्यवहारवाद नाम दिया गया। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यता ये है कि प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों के बीच एक गुणात्मक निरंतरता है। अगला प्रश्न है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है क्या? उसे देखा जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है और उसमें द्विसंबंध होता है। तो सही उत्तर है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है कि उसे देखा जा सकता है। प्रभाव या इन्फ्लुएंस की एक विशेषता है कि उसे देखा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लासवेल और कापलान जैसे विचारक शक्ति और प्रभाव को समानार्थक मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है? ऑप्शन है अस्थायित्व, पूर्वानुमेय, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण या समाज का मत ठीक ढंग से प्रतिबिंबित होना। तो सही उत्तर है निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण। दोस्तों, द्विदल पद्धति का लाभ ये है कि इससे स्थिर सरकार, अस्थायी नीतियों का निर्माण, शासन का स्वस्थ और रचनात्मक विरोध, पूर्वानुमेय आदि शामिल हैं। द्विदलीय पद्धति में राजनीतिज्ञों में असंतोष की भावना उत्पन्न नहीं होने पाती। वे जानते हैं आज का विरोधी दल कल का शासक दल होता है, इसलिए वे केवल रचनात्मक विरोध करके शासन को सुचारू रूप से नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति और उसका रहस्योद्घाटन है? राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति और उसका रहस्योद्घाटन है, ये कथन किसका है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं, विपिन चंद्र पाल, अरविंद, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर। तो सही कथन ये अरविंद का कथन है। अरविंद घोष राष्ट्रवाद और मानवीय एकता से ओतप्रोत एक राष्ट्रभक्त थे। इनका विचार गरमदली नेता तिलक, लाजपत राय, पिल्लई, केलकर आदि के विचारों से मेल खाता है। उन्होंने वंदे मातरम में प्रकाशित एक लेख में लिखा कि राष्ट्रवाद राष्ट्र में निहित दैवी एकता का साक्षात्कार करने की उत्कट अभिलाषा है। इस एकता के अंतर्गत राष्ट्र के सभी अवयव जो है भूत या साक्षात्कृत कर लिया गया है और सामाजिक क्षेत्र में भी अपने को क्रियान्वित किए बिना नहीं रह सकता। तो एक बार फिर से याद रखिए, राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति और उसका रहस्योद्घाटन है, ये महर्षि अरविंद या अरविंद घोष का कथन है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। तो सही उत्तर ये बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। दोस्तों, आप जान लीजिए, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। तिलक के राष्ट्रवादी विचार वेदांत के आध्यात्मिक एकता और मानवीय एकता और पश्चिमी राष्ट्रवादी विचार को मैजिनी, बर्क, मिल और विल्सन से प्रभावित हैं। तिलक ने गोखले और रानाडे जैसे उदारवादी विचारकों की आलोचना किया, जो ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए सकारात्मक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो यहाँ पर 3 कथन गलत हैं, 1 कथन सही है। प्रशासन का मध्यवर्ती सोपान सहायक अभिकरण कार्य सौंपता है, गलत है। सहायक इकाइयाँ प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन बी आपका सही है। सहायक इकाइयाँ प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती हैं। इनका कार्य तथ्यों को इकट्ठा करना, महत्वपूर्ण विषयों के विचार के लिए कार्यपालिका के सम्मुख प्रस्तुत करना है और इनकी सेवा प्रधान सेवा न होकर गौड़ सेवा होती है। और बिलोबी ने इन सेवाओं को संस्थामूलक अथवा गृह प्रबंध संबंधी क्रियाओं के नाम से पुकारा है। अगला प्रश्न एक टिप्पणी है या यूं कहें कि एक कथन है। जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। ये टिप्पणी किसने की है? लॉक,
गैटेल, लिकाक या हॉलैंड? तो सही उत्तर लिकाक। दोस्तों, संप्रभुता के अनेक रूपों के वर्णन के प्रकरण में उसके वैधानिक और राजनैतिक रूपों की तुलना में वैधानिक संप्रभुता के समर्थन में लिकाक द्वारा ये वक्तव्य दिया गया कि जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये तथ्य है कि संप्रभुता ही कानूनी है जो एक वकील और न्यायाधीश द्वारा मान्य है। एक सुव्यवस्थित राज्य के लिए जरूरी है कि उसमें वैधानिक संप्रभु की सर्वोच्च सत्ता हो जिसकी आज्ञाएं अधिकांश नागरिक स्वभावतः मानते हों, और लिकाक से ही मिलता जुलता कथन गैटेल का भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए 4 कथन दिए गए हैं इस प्रश्न में और कूट के आधार पर इसका उत्तर आपको देना है। हीगल और ग्रीन सहमत नहीं है किस पर? देखिए, अब देखिए, राज्य की नैतिक प्रकृति के विषय में, राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय में, व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विषय में, या इच्छा को राज्य का आधार मानने के विषय में। तो सही कथन इसमें आपसे पूछा गया हीगल और ग्रीन किस बात पर सहमत नहीं है। तो आप देख सकते हैं राज्य की नैतिक प्रकृति के विषय में दोनों ही सहमत हैं, और यहाँ पर देखिए राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय में दोनों सहमत नहीं हैं, और देखिए व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध में नहीं सहमत हैं, और इच्छा को राज्य का आधार मानने के विषय में, ये इच्छा को राज्य का आधार मानने के विषय में आप जान लीजिए दोनों सही हैं। तो 2 और 3 जो है इस मुद्दे पर सहमत नहीं है। राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय में और व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विषय में ये दोनों सहमत नहीं हैं। दोस्तों, युद्ध की आवश्यकता के संबंध में ग्रीन हीगल से सहमत नहीं। ग्रीन युद्ध को अपूर्ण राज्य का लक्षण मानते हैं, जबकि हीगल सकारात्मक अच्छाई। हीगल व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार नहीं देता क्योंकि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, और ग्रीन व्यापक सहमत के आधार पर विद्रोह करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, हीगल ने नागरिक समाज को देखा है किस रूप में? देखिए, ऑप्शन है विशिष्टता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में, स्वतंत्रता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में, सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में, या सामंजस्य के प्रभाव क्षेत्र के रूप में। तो सही उत्तर सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में। हीगल ने नागरिक समाज को सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखा है। हीगल के राजनीतिक दर्शन का आधार विश्वात्मा का विचार है, और विश्व में पाई जाने वाली समस्त जड़ और चेतन वस्तुएं इसी विश्वात्मा से निःसृत हुई हैं। विश्वात्मा का धीरे धीरे विकास होता रहता है, और सबसे पहले जड़ जगत में इसकी अभिव्यक्ति होती है, फिर परिवार, समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं में इसका प्रकटीकरण होता है, अंत में विश्वात्मा राज्य के रूप में प्रकट होती है। अगला प्रश्न है कि किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं? ये लोक प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, नार्थियोट पार्किंसन, रैमजे म्योर या पीटर ड्रकर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नार्थियोट पार्किंसन। दोस्तों, लंदन इकोनॉमिस्ट में 16 नवंबर 1955 को एक सिद्धांत का प्रकाशन हुआ जिसका मूल विषय था कि आकार के बढ़ने पर काम की मात्रा कम होती है। इस प्रकाशन ने सबको आश्चर्य में डाल दिया। ये नियम पार्किंसन के नियम से पुकारा जाता है। इसका अर्थ है कि काम में वृद्धि न होने पर भी कर्मचारी वर्ग की संख्या बढ़ती चली जाती है। पार्किंसन ने इसके कई कारण दिए हैं। नौकरशाही में अपना प्रभाव बढ़ाने की इच्छा, नौकरशाही संख्या में वृद्धि करके अपना काम हल्का करना चाहती है, और नौकरशाही अपने कार्यों को अनावश्यक रूप से बढ़ा लेती है, फिर कार्मिकों की संख्या में वृद्धि करके अपना आकार बढ़ा लेती है। इस तरह कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं, और ये नियम पार्किंसन लॉ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केसी व्हीयर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का अर्थ है कि दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में व्यवस्थापिकाओं की शक्तियों में या उनकी स्थिति में उतार होना। दोस्तों, केसी व्हीयर ने अपनी पुस्तक लेजिस्लेचर में एक अध्याय व्यवस्थापिकाओं के पतन को जोड़ा है। इनके अनुसार व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का अर्थ है कि दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार यानी ह्रास हुआ है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया है, आपको बताना है। मिलेट द्वारा, टीड के द्वारा, बर्नार्ड के द्वारा या लिविंगसन द्वारा। तो सही उत्तर मिलेट द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए, नेतृत्व के सिद्धांत या थियरी ऑफ लीडरशिप के रूप में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का प्रतिपादन मिलेट द्वारा किया गया था। मिलेट के अनुसार नेतृत्व प्राय परिस्थितियों के अनुसार बनता या बिगड़ता है। मिलेट ने नेतृत्व की दो आवश्यक परिस्थितियां बताई हैं, राजनीतिक और संस्थागत। अगला प्रश्न एक कथन है कि हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मुनरो, मॉरिसन या रैमजे मेयर। तो ये कथन मुनरो का है। मुनरो ने कहा था कि हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है। अगला प्रश्न है 50 वर्षों के मतभेद और एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं, ये किसने कहा है? ऑप्शन है बिल क्लिंटन, लॉर्ड रॉबर्टसन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश या मिखाइल गोर्बाचोव। तो सही उत्तर जॉर्ज डब्ल्यू बुश। दोस्तों ये कथन जॉर्ज डब्ल्यू बुश का है, जिसे उन्होंने वर्ष 2002 में नाटो संगठन के इटली सम्मेलन में कहा था। इस सम्मेलन में एक नाटो रूस संयुक्त परिषद का निर्माण किया गया, जो रूस और नाटो के मध्य संयुक्त परियोजनाओं और सुरक्षा मुद्दों को क्रियान्वित करने का प्रमुख राजनयिक उपकरण है। इस सम्मेलन में ही जॉर्ज बुश ने कहा था कि 50 वर्षों के मतभेद और एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं। आप जान लीजिए कि नाटो एक सैन्य गठबंधन है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। अगला प्रश्न है युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर हीगल। दोस्तों हीगल एक आदर्शवादी विचारक है और इसके विचारों को उग्र आदर्शवाद के रूप में शामिल किया जा सकता है और उसके विचार पूरी तरह से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। वो राष्ट्रीय राज्य का समर्थन करता है और उसे मानव संगठन का सर्वोच्च रूप मानता है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अथवा विश्व संस्था को स्वीकार नहीं करता। राज्य के इसी सर्वशक्ति गुण को वो इस रूप में कहता है कि युद्ध की स्थिति में राज्य की अपने व्यक्तित्व में सर्वशक्तिमत्ता प्रकट हो जाती है। देश और मातृभूमि उस समय ऐसी शक्ति बन जाते हैं जिनके सामने व्यक्तियों की स्वतंत्रता निरर्थक हो जाती है। और इसकी व्याख्या बारकर इस रूप में करते हैं कि युद्ध के समय में व्यक्ति की अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती और वह राष्ट्र को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, जो व्यक्ति की स्वाधीनता को पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। अगला प्रश्न है असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था किसके द्वारा? तो सही उत्तर जॉन फॉस्टर के द्वारा। जॉन फॉस्टर डलेस के द्वारा दोस्तों असंलग्नता को अनैतिक कहा गया। दोस्तों ये पूर्व अमेरिकी राज्य सचिव थे जॉन फॉस्टर डलेस, इन्होंने असंलग्नता को अनैतिक कहा। डलेस ने 1953 से 1959 तक राष्ट्रपति आइजनहावर के अधीन संयुक्त राज्य सचिव के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, ये कथन किसका है? मैकाइवर, फाइनर, ब्राइस या लास्की? तो सही उत्तर ये कथन लास्की का है। राजनीतिक दल देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, ये लास्की का कथन है। वास्तव में राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। प्रोफेसर मुनरो ने कहा है कि लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का दूसरा नाम है। मैकाइवर ने कहा है कि जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती उसमें क्रांति ही सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका है और दल प्रणाली से क्रांति की आवश्यकता नहीं होती और संवैधानिक तरीके से शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है? ऑप्शन है एक प्रतिदिन के जन्म संग्रह के रूप में, एक कल्पित समुदाय के रूप में, हमारे युग के भ्रम के रूप में या एक सामाजिक संविदा के रूप में। तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने एक कल्पित समुदाय के रूप में राष्ट्र की विशेषता बताई है।
दोस्तों, बेनेडिक्ट एंडरसन का जन्म 26 अगस्त 1936 को एक सामाजिक राजनीतिक अध्येता के रूप में उनकी पहचान है। 1983 में प्रकाशित इनकी पुस्तक इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ में इनको ख्याति प्राप्त हुई। इसमें इन्होंने राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय माना और राष्ट्रवाद से संबंधित अवधारणाओं को समृद्ध करने का प्रयास किया। और इनका जन्म चीन में हुआ था और वर्तमान में ये आयरिश नागरिक हैं और कार्नेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं। तो दोस्तों, आप जान लीजिए बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय के रूप में माना है। तो ये था आज का वीडियो, राजनैतिक विचारधाराओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की अवस्था है? ऑप्शन है सिर्फ पूर्व राजनैतिक है, सिर्फ पूर्व सामाजिक है, पूर्व राजनैतिक और पूर्व सामाजिक दोनों हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनैतिक और पूर्व सामाजिक दोनों हैं। कैसे? तो आप जान लीजिए, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनैतिक और पूर्व सामाजिक दोनों हैं। सामाजिक समझौते के पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है और हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में समाज, राज्य, संपत्ति और सभ्यता का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था सभी के विरुद्ध सभी के संघर्ष की अवस्था थी। अगला प्रश्न है, आनुपातिक समानता का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा, अरस्तू ने। दोस्तों, सबसे पहले अरस्तू ने आनुपातिक समानता या वितरण न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वितरण न्याय का सरोकार सम्मान या धन संपदा के वितरण से है और अरस्तू के अनुसार पद, प्रतिष्ठा और धन संपदा का वितरण योग्यता के आधार पर न कि सभी को बराबर होना चाहिए और सद्गुण को योग्यता का मापदंड माना जाना चाहिए, क्योंकि सद्गुणवान मनुष्य ही सांसारिक पद, प्रतिष्ठा और धन संपदा को गौण मानते हुए मानव जीवन के ध्येय को सबसे ऊंचा स्थान देता है। अगला प्रश्न है, ये अभिमत की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीयकरण की ओर ले जाती है किस विचारक से संबंधित है? ऑप्शन है, आप देख सकते हैं आपके सामने है, कांट, रूसो, मार्क्स या एरिक फ्राम। तो सही उत्तर मार्क्स। आप देख लीजिए, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद की आलोचना सिर्फ आर्थिक आधार पर ही नहीं की है। मार्क्स के अनुसार प्रतिस्पर्धा पर आधारित पूंजीवादी समाज उस भौतिक प्रगति को बढ़ावा देता है जो संघर्ष और शोषण पर आधारित है और अमानवीयकरण की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, ये कथन किस विचारक का है? ऑप्शन है प्लेटो, पैरेटो, मोस्का या बर्नहम। तो सही उत्तर मिशेल पैरेटो। दोस्तों, पैरेटो अभिजन वर्ग के सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता है। इसके अनुसार अभिजनों में संचरण होता है, कोई भी राजनीतिक अभिजन अस्थायी नहीं होता। प्रत्येक समाज में व्यक्ति और अभिजन वर्ग अनवरत रूप से ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर और नीचे स्तर से ऊंचे स्तर की ओर आते जाते रहते हैं। पतन कारक तत्वों की संख्या बढ़ती रहती है और दूसरी ओर शासित वर्गों में ऊंचे गुणों से संपन्न तत्व उभरते रहते हैं। और पैरेटो का कहना है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से समाज का प्रत्येक अभिजन वर्ग अंततः नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर दूसरे लोग आ जाते हैं। इसलिए पैरेटो ने इतिहास को कुलीन वर्गों का शमशान या कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान कहा है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक यथार्थवाद के मुख्य प्रवक्ता के रूप में किस विचारक को जाना जाता है? तो उत्तर है मार्गेनथाउ। दोस्तों, राजनीतिक यथार्थवाद का मुख्य प्रवक्ता हैंस जे मार्गेनथाउ है और उसकी पुस्तक है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। इसमें मार्गेनथाउ ने शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु माना है
उसकी दृष्टि में शक्ति राष्ट्रहित का प्रतिबिंब है और मॉर्गेनथाउ ने यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, बहुलवाद का समर्थन किस विचारक ने किया है, आपको बताना है। प्लेटो, लास्की, मार्क्स या गार्नर। तो ये प्रश्न आसान है, आप जान लीजिए। इन विकल्पों में से लास्की ने बहुलवाद का समर्थन किया है। दोस्तों, संप्रभुता की अद्वैतवादिता या एकलवादी धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद कहते हैं। इसको बहुसमुदायवाद भी कहा जाता है। बहुलवाद का मानना है कि सत्ता का केवल एक स्रोत नहीं, ये विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। ऑटो वान गियरके, मेटलैंड, फिगिस, डिग्विट, क्रैब, जीडीएच कोल और हेराल्ड लास्की बहुलवाद के प्रमुख विचारकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है? बेव, लिंडसे, क्रैब या हीगल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हीगल। हीगल आदर्शवादी है, ये बहुलवादी विचारक नहीं है। आप जान लीजिए कि राज्य को ईश्वर की असीम सत्ता की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हुए हीगल जैसे आदर्शवादी ने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवी विचार है। उन्होंने लिखा है कि राज्य दैवी इच्छा है जो पृथ्वी पर अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है और ये पृथ्वी पर अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है। शेष अन्य विकल्प बहुलवाद के समर्थकों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न एक कथन है, परिभाषा है कि कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। नागरिकता की ये परिभाषा किससे संबंधित है? ऑप्शन है विलियम बॉयड, अरस्तु, लास्की या जे.एस. मिल। तो सही उत्तर विलियम बॉयड। दोस्तों, आज के जीवन में कर्तव्यों का क्रम निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति आदर्श नागरिक तभी बन सकता है जबकि उसके द्वारा विविध समुदायों के प्रति अपने कर्तव्यों को महत्व दिया जाए। कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण के आधार पर ही व्यक्ति समाज, राज्य और मानवता की उन्नति में योगदान दे सकता है और कर्तव्यों का उचित क्रम निर्धारण आदर्श नागरिकता का सार है। और विलियम ब्राइट के शब्दों में कहा जा सकता है कि कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण में ही नागरिकता निहित है। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। हीगल के अनुसार, बेंथम के अनुसार, ग्रामसी के अनुसार या लेनिन के अनुसार। तो सही उत्तर बेंथम के अनुसार। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है, ये बेंथम के अनुसार सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। कार्ल मार्क्स ये वर्ग संघर्ष से संबंधित हैं। लोहिया, सप्त क्रांति का विचार लोहिया से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन या समग्र क्रांति का विचार दिया और मिल जो है ये उपयोगितावाद में संशोधन करता है। तो सही उत्तर 1, 4, 2, 3। यहाँ पर मिलान देखिए, 1, 4, 2, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। देखिए, विचारक और राजनीतिक विचारों का मिलान करना है। जे.एस. मिल, इन्होंने महिला मताधिकार और श्रमिक सहकारी संस्थाओं की बात की। हाब्स, तो हाब्स सामाजिक समझौता का विचारक है। मैकियावेली सीजेर बोर्गिया का राज्य शिल्प और मार्क्स जो है ये वर्ग संघर्ष का विचार मार्क्स से संबंधित है। 4, 1, 2, 3। तो यहाँ पर देखिए 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, ये कथन किसका है? तो आप सभी साथी जानते हैं, ये कथन लॉर्ड एक्टन का है। शक्ति भ्रष्ट करती है यानी पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। लॉर्ड एक्टन का मानना है कि शक्ति ही बुराई की जड़ है। कोई राजा या पोप जिसमें शक्ति केंद्रीकृत होती है वहाँ उसका दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित होता है और इस संदर्भ में एक्टन ने कहा है कि शक्ति भ्रष्ट करती है। अगला प्रश्न है, तनाव शैथिल्य का निर्धारक तत्व कौन नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है द्वितांत पर संबंध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते थे, आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय, शीत युद्ध का समरसतापूर्ण वातावरण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन।
तो दोस्तों आप जान लीजिए कि तनाव शैथिल्य का निर्धारक तत्व ऑप्शन डी नहीं है, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन। और आप जान लीजिए तनाव शैथिल्य के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी अंतर नहीं हुआ, बल्कि 1960 के दशक के आरंभ में दोनों महाशक्तियां ये अनुभव करने लगीं कि शीत युद्ध दोनों के लिए यदि हानिकारक नहीं तो लाभप्रद भी नहीं है। आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक संबंधों में उन्हें एक दूसरे की कहीं न कहीं आवश्यकता हो जाती थी। इसलिए अपने संबंध सुधारने की दृष्टि से दोनों ने तनाव में लचीलापन पर लक्षित किया और इस प्रक्रिया में दितांत यानी तनाव शैथिल्य का युग आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन को चुनिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए गए हैं आपके पास। राजनीतिक संस्कृति विश्वास और इतिहास की उपज नहीं है, तो ये सही नहीं है। राजनीतिक संस्कृति संरचना प्रदान नहीं करती, ये भी नहीं सही है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। और राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण और विश्वास का संकलन नहीं है, ये भी सही नहीं है। दोस्तों विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्कृति भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति उस देश की सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग होता है और उसी से उसका उद्भव होता है। जैसे पश्चिमी यूरोप और एशिया के नागरिकों में लोकतांत्रिक भावना और सार्वजनिक दायित्व में अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृति का संघटक नहीं है। आनुभविक विश्वास, व्यक्तिपरक हित, मूल्य अभिरुचियां और प्रभावी अनुक्रियाएं। तो सही उत्तर व्यक्तिपरक हित। दोस्तों व्यक्तिपरक हित जो है राजनीतिक संस्कृति का अंग या संघटक नहीं है। आमंड ने अपने एक निबंध कंपेरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीतिक संस्कृति शब्द का उल्लेख किया। राजनीतिक संस्कृति मोटे तौर पर 3 तत्वों का समूह होती है। इसमें आनुभविक विश्वास, मूल्य अभिरुचियां और प्रभावी अनुक्रियाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय है किससे। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय राजनीतिक मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण से है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए राजनीतिक संस्कृति एक व्यक्तिपरक मूल्य वर्ग है। इसमें राजनीतिक अनुभूति, भावनाओं, व्यवहार, मूल्यों और इस तरह के राजनीतिक विचारधारा के रूप में राजनीतिक मनोविज्ञान के विभिन्न तत्वों, राजनीतिक आदर्शों, विश्वासों, सिद्धांतों का मूल्यांकन मापदंड है। अगला प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण है कि लुशियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण कौन से हैं। तो याद रखिएगा, याद होना चाहिए समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। दोस्तों समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण ये 3 जो हैं ये आप जान लीजिए लुशियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण हैं। लुशियन पाई ने पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत राजनीतिक विकल्प के 3 लक्षण स्वीकार किए हैं, समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण। अगला प्रश्न है राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में कौन सा एक सही है। यहाँ पर आप देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा एक सही है। 4 कथन आपके दिए गए हैं। पहला है कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। ये प्रक्रिया प्रत्येक समाज में नहीं होती, सही नहीं है। यह एक प्राचीन धारणा है, सही नहीं है। उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों राजनीतिक सामाजिकरण या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी ये जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। साथ ही ये सार्वभौम प्रक्रिया है, क्योंकि ये सभी राजनीतिक समाजों में चलती रहती है। तुलनात्मक राजनीति की अनेक नवीन अवधारणाओं में राजनीतिक सामाजिकरण भी राजनीति विज्ञान की एक नवीन अवधारणा है। अगला है, इनमें से कौन राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है, आपको बताना है। देखिए राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। राजनीतिक व्यवस्था की सीमा होती है। राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण होता है और राजनीतिक व्यवस्था का वैध बाह्यकरण शक्ति होती है। तो कौन सा लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए आपका लक्षण नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि आमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के कुछ लक्षण जो हैं बताए हैं। वो कौन कौन से हैं कि भागों की अंतर्निर्भरता या अंतर संबंधित गतिविधियां, राजनीतिक व्यवस्था की सीमा, राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण और वैध बाह्यकारी शक्ति। अगला प्रश्न है, डेविड स्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या हैं। मांग, समर्थन, पुनः निवेश और उपर्युक्त सभी।
तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। दोस्तों, डेविड स्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर मांग, समर्थन और पुनर्निवेश तीनों हैं। डेविड स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था शब्द का व्यापक अर्थों में प्रयोग करते हुए 1935 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में आगत निर्गत विश्लेषण प्रस्तुत किया। ये राजनीति शास्त्र में व्यवस्था उपागम का प्रथम महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण था। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है? तो सही उत्तर आमंड और पावेल ने। दोस्तों, आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है। राजनीतिक संस्कृति को आमंड ने दो प्रकार में बांटा है, शुद्ध राजनीतिक संस्कृति और विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति। शुद्ध राजनीतिक संस्कृति के तीन प्रकार हैं, संकीर्ण, अधीनस्थ और सहभागी। और विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों में संकीर्ण, अधीनस्थ, सहभागी, संकीर्ण, सहभागी और नागरिक संस्कृति शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कौन राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक है? जॉर्ज कैटलिन, लियो स्ट्रास, जॉर्ज सेबाइन या नॉर्मन जैकबसन? तो सही उत्तर लियो स्ट्रास। देख सकते हैं कि लियो स्ट्रास राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत के प्रमुख उन्नायक हैं। लियो स्ट्रास ने राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति दर्शन में भेद बताया है। उनकी मान्यता है कि दोनों ही राजनीतिक चिंतन के अंग हैं। इनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति को उनके सही रूप में जानने का प्रयत्न है और राजनीतिक दर्शन से तात्पर्य राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में अभिमत के स्थान पर उनकी प्रकृति के संबंध में ज्ञान की स्थापना करने का प्रयत्न है। राजनीतिक गतिविधियों की प्रकृति और अच्छी राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को उनके सही रूप में जान लेने का प्रयत्न है। राजनीति विज्ञान के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक जॉर्ज एच सेबाइन हैं और इनके समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन जॉर्ज ई कैटलिन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, गुट तंत्र के लौह नियम यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का प्रतिपादन किसने किया है? तो सही उत्तर रॉबर्ट मिचेल्स ने। दोस्तों, रॉबर्ट मिचेल्स ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे गुटतंत्र का लौह नियम कहा जाता है। मिचेल्स एक जर्मन समाज वैज्ञानिक था। इसे राजनीतिक समाज विज्ञान का अग्रदूत माना जाता है। मोस्का, पैरेटो और मैक्स वेबर के साथ इसे विशिष्ट वर्गवाद या अभिजनवाद का प्रवर्तक माना जाता है। मिचेल्स ने अपनी कृति पॉलिटिकल पार्टीज में अपना प्रमुख सिद्धांत गुटतंत्र का लौह नियम दिया था। मिचेल्स की मान्यता है कि सभी संगठित समूह, चाहे वे राज्य हों, राजनीतिक दल हों, मजदूर संघ हों, व्यवहार के धरातल पर गुटतंत्र का रूप धारण कर लेते हैं। उनमें सारी शक्ति गिने चुने नेताओं या व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो जाती है, चाहे उसका औपचारिक स्वरूप कैसा भी क्यों न हो। पैरेटो की पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी है। इसमें अपना प्रमुख सिद्धांत सर्कुलेशन ऑफ एलीट या जो अभिजन है उनके संचरण का सिद्धांत दिया है। मोस्का ने अपनी कृति द रूलिंग क्लास में स्वतंत्र चुनाव की व्यवस्था को झूठी परिकल्पना कहा है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है जो बार बार आता है कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है। ये कथन किसका है? तो ये रैमजे मेयोर का कथन है। दोस्तों, रैमजे मेयोर के अनुसार हमारी शासन प्रणाली में नौकरशाही की शक्ति बहुत ज़्यादा है, चाहे वह प्रशासन हो, विधायन हो या वित्त हो। वो मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फ्रैंकेस्टीन के दैत्य की भांति पनपी और विकसित हुई और वह अपने पैदा करने वाले को ही खा जाना चाहती है। अगला प्रश्न है, तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। ये कथन निम्नांकित में से किसका है? ऑप्शन है लास्की, प्लेटो, अरस्तु या लॉरेंस। तो सही उत्तर लॉरेंस। दोस्तों, लॉरेंस के अनुसार तटस्थता जो है राज्यों की वो अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में न्यूट्रलिटी या तटस्थता ऐसी अवधारणा है जिसका संबंध केवल युद्ध की अवस्था से है। अगला प्रश्न है, उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है। ये कथन किसका है? तो आप याद रखिए, ये कथन दोस्तों नार्थियोट पार्किंसन का है।
नार्थ्यूट पार्किंसन के अनुसार उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है। अगला प्रश्न मैक्स वेबर के बारे में है कि मैक्स वेबर हैं क्या? तो सही उत्तर, मैक्स वेबर एक जर्मन राजनीति विज्ञानी और समाज वैज्ञानिक थे और नौकरशाही सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय इनको दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, गैब्रिएल आमंड, अरस्तु या हॉब्स। तो सही उत्तर मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता। वेबर इसमें से वैधानिक सत्ता को महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि सत्ता एक निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एक अधिकार का दावा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों को उनसे संबद्ध विचार परंपराओं के साथ सुमेलित करिए। एडमंड बर्ग ये रूढ़िवाद से संबंधित हैं। रॉबर्ट नोजिक ये इच्छा स्वातंत्र्य से संबंधित हैं। जेरमी बेंथम का संबंध आप जानते हैं उपयोगितावाद से। और अल्सेदर मैकिंटायर ये समुदायवाद से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए 3, 2, 4, 1 विकल्प पर आते हैं। 3, 2, 4 और 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है। ऑप्शन है प्लेटो, हीगल, मैक्स वेबर और कार्ल पॉपर। तो आप जानते हैं मैक्स वेबर। दोस्तों, मैक्स वेबर ने सत्ता के वर्गीकरण का प्रयास किया। वेबर का नौकरशाही सिद्धांत सत्ता के सिद्धांत का एक भाग है और वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, पारंपरिक सत्ता, श्रद्धा अथवा करिश्माई सत्ता और वैधानिक प्रभुत्व। नौकरशाही इनमें से अंतिम श्रेणी में आती है और विधिक स्तर से पोषित और समर्थित नौकरशाही को उन्होंने संगठन का सबसे प्रभावशाली स्वरूप माना है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर, दुर्खीम और पैरेटे को राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? तो सही उत्तर है मैक्स वेबर, दुर्खीम और पैरेटे को दोस्तों राजनीति विज्ञान के समाजशास्त्री उपागम से जोड़ा जाता है। समाजशास्त्र समाज के उद्भव, विकास, संगठन तंत्र और संस्थाओं के साथ साथ समाज के सामाजिक व्यवहार को वैज्ञानिक रूप से समझने का विज्ञान है। मैक्स वेबर, दुर्खीम और पैरेटो तीनों ही समकालीन यूरोपीय समाजशास्त्री थे जो तत्कालीन यूरोपीय समाज की समस्याओं को अपने दृष्टिकोणों के आधार पर समझते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दिया है? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसदीय वर्चस्ववाद, लोकतांत्रिक अभिजनवाद, नैतिक संप्रभुता या फिर चमत्कारी नेतृत्व। तो सही उत्तर चमत्कारी नेतृत्व। दोस्तों, प्रशासन पर वेबर के कार्यों में उनके प्रभुत्व, नेतृत्व और वैधता के सिद्धांत विशेष जिक्र के योग्य हैं। उन्होंने इन सिद्धांतों को एक बृहद रूप में प्रस्तुत किया जिसमें धर्म और समाज जिस तरह से ये नेतृत्व को रचनाक्रम में ढालते हैं उसका ध्यान रखे हैं। वेबर 3 तरह के अधिकार और नेतृत्व के बातों के विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें उनका चमत्कारिक नेतृत्व प्रमुख है। मैक्स वेबर का जन्म 1864 में पश्चिमी जर्मनी के वस्त्र निर्माता परिवार में हुआ था। वेबर हमेशा वास्तविक अनुभवों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को पुस्तकी ज्ञान से अधिक महत्व देते थे। अगला प्रश्न है, आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं किसके लिए? खनिज पदार्थों के लिए, कच्चे माल के लिए, निर्मित सामान के लिए या उपर्युक्त सभी के लिए? तो सही उत्तर निर्मित सामान के लिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्भरता सिद्धांत के अनुसार संसाधन परिधि के देशों यानी गरीब और अल्प विकसित देशों से केंद्र के देशों यानी धनी या विकसित देशों की ओर प्रवाहित होते हैं, जिससे परिधि के देशों पर केंद्रीय देशों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप परिधि के देश पूंजी निवेश, ऋण बाजार, प्रौद्योगिकी और उत्पादित वस्तुओं के लिए केंद्र पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर रैमजे मेयर। दोस्तों, संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करती है। शासन संचालन का पूरा दायित्व इसी पर होता है। इस संदर्भ में रैमजे मेयर ने कहा है कि ये जहाज रूपी राज्य को घुमाने वाला चक्र है। और मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के बारे में मार्ले ने लिखा है कि मंत्रिमंडल के सब मंत्री साथ साथ डूबते और साथ साथ तैरते हैं।
मंत्रिमंडल के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कथनों को देख लीजिए। ग्लैडस्टन ने कहा है कि यह एक सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। बेजहार्ड का कहना है कि यह संयोजक समिति है, एक हाइफन है जो जोड़ता है, एक बक्सुआ है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को एक साथ बांध देता है। प्रधानमंत्री के बारे में कि ये संपूर्ण शासन व्यवस्था की चूल है, लास्की का कथन है। और छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा, वर्मन का कथन है प्रधानमंत्री के बारे में। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। ये कथन किस विचारक का है, आपको बताना है। तो उत्तर है फ्रांसिस बेकन। दोस्तों, फ्रांसिस बेकन, इनका समयकाल 1561 से 1626 का है। इनका जन्म लंदन के एक शक्तिशाली परिवार में हुआ और अनुभववाद का दर्शन इन्हें विरासत में मिला। ये शेक्सपियर के समकालीन थे। बेकन के अनुसार मनुष्य प्रकृति का एक सेवक और दुभाषिया है। इन्होंने समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही को आवश्यक बताया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से किस विद्वान का योगदान नहीं है। ऑप्शन है जॉर्ज कैनन, रोनाल्ड नेबुर, हैंस मार्गेनथाउ या अब्राहम लिंकन। तो सही उत्तर अब्राहम लिंकन। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण या रियलिस्टिक अप्रोच के विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिसमें जॉर्ज कैनन, रोनाल्ड नेबुर, जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर, डॉक्टर हेनरी किसिंजर और हैंस मार्गेनथाउ प्रमुख हैं। अब्राहम लिंकन प्रजातांत्रिक व्यवस्था के पोषक थे। अगला प्रश्न है, एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं क्या हैं। ऑप्शन है, देखिए, परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। दोस्तों, एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार संरचना के 2 स्तर हैं। पहला, राज्य, पुलिस, सरकार और न्यायपालिका, जो बाध्यकारी रूप में कार्य करते हैं। इसके कार्य करने का आधार शक्ति होती है। दूसरा, सभ्य समाज या नागरिक समाज, जिसमें मुख्य रूप से ट्रेड यूनियन, चर्च, धार्मिक संस्थाएं, परिवार, विश्वविद्यालय आदि शामिल होते हैं। इसके कार्य करने का आधार शक्ति नहीं, सहमति होती है। इसलिए ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाओं में परिवार, पाठशाला और धार्मिक संस्थाएं तीनों शामिल हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये कथन किसका है। तो ये यथार्थवाद के प्रवर्तक मार्गेनथाउ का कथन है। हैंस जे मार्गेनथाउ के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव तात्कालिक उद्देश्य रखती है। और मार्गेनथाउ को यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक मानव या इकोनॉमिक मैन की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है। तो उत्तर है एडम स्मिथ ने। दोस्तों, याद रखिएगा, आर्थिक मानव की संकल्पना एडम स्मिथ ने प्रस्तुत की थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में इनकी संकल्पना प्रस्तुत की गई। और एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आधुनिक बाजारवाद को भी एडम स्मिथ के विचारों को मिली मान्यता के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का जो भाग 4 हम कवर कर रहे हैं, इसका आखिरी प्रश्न है कि प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। ये कथन किसका है। ऑप्शन है डनिंग, मैकियावेली, रूसो या साइमन। तो सही उत्तर डनिंग का कथन मैकियावेली के बारे में है। दोस्तों, प्रोफेसर डनिंग ने मैकियावेली के संबंध में कहा कि ये प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। साधारणतया प्रत्येक दार्शनिक और विद्वान अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि उसके चिंतन पर समकालीन परिस्थितियों, घटनाओं और प्रचलित विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता है। साथ ही वो अपने देश और काल के रंग में रंगा होता है। फिर भी राजनीतिक विचारों के इतिहास में मैकियावेली को ही अपने युग के शिशु की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो।
नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इसमें हमने राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन और विचारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। इसमें हमने केवल उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को शामिल किया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए जो है संभावित और महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिएगा। जो भी तथ्य आपको कठिन लगे उनको अलग से नोट करते चलिएगा ताकि एग्ज़ाम टाइम रिवीजन में आसानी रहे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। पहला प्रश्न है दोस्तों, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थियरी का विचार किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है वी.आई. लेनिन, गुंडर फ्रैंक, समीर अमीन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर समीर अमीन, ऑप्शन ए। दोस्तों समीर अमीन अफ्रीकी विद्वान हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक एक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल 1974 में अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थियरी का विचार दिया। अमीन ने कहा कि औद्योगिक देश तथा कम विकसित देश इस प्रकार एक दूसरे से संबद्ध है कि पूंजीवाद को इस बात का अवसर नहीं मिलता कि वो अल्प विकसित देशों में उत्पादन की शक्तियों को विकास का अवसर दिला सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है? ऑप्शन है हैंस जे मार्गेनथाउ, जॉर्ज कैनन, जॉन हर्ज या वुडरो विल्सन। तो सही उत्तर वुडरो विल्सन। दोस्तों वुडरो विल्सन यथार्थवादी दृष्टिकोण के नहीं बल्कि आदर्शवादी दृष्टिकोण से संबंधित हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा है। इसमें जॉर्ज कैनन, रोनाल्ड नेबुर, जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर, हैंस जे मार्गेनथाउ और जॉर्ज हर्ज प्रमुख हैं। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य कुंजी राष्ट्रहित है जिसको केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, जबकि वुडरो विल्सन यथार्थवाद से संबंधित नहीं हैं। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? आपको बताना है ह्यूम, बेंथम, जे.एस. मिल या टी.एच. ग्रीन। तो सही उत्तर बेंथम। दोस्तों आधुनिक युग में आप जान लीजिए कि डेविड ह्यूम ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में उपयोगितावाद के मौलिक सिद्धांतों का विकास किया था, लेकिन इसके व्यवस्थित और विधिवत सिद्धांतों का विकास बेंथम ने किया और इंग्लैंड के प्रसिद्ध विचारक जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का पिता भी कहा जाता है। ये सुधारवाद पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक तथा सुधारवादी विचारधारा है जिसका प्रमुख केंद्र इंग्लैंड था। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। ये कथन किसका है? तो ये हेनरी मैन का कथन है। दोस्तों आप जान लीजिए कि उपयोगितावाद का जनक बेंथम अपने हर एक सुधार उपयोगितावाद को मानकर बनाता था और उसने अनेक क्षेत्रों में सुधार किए, लेकिन उसका कानूनी सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी सुधारक के रूप में अधिक जाना जाता है। उसने स्वमेव कानूनों की अंतर्राष्ट्रीय दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक संहिताएं तैयार की और विधि शास्त्र को राजनीति से पृथक करने का काम प्रारंभ किया, जिसे बाद में उसके शिष्य जॉन ऑस्टिन ने पूर्ण किया। कानून सुधार के क्षेत्र में बेंथम द्वारा किए गए इन प्रयत्नों का भारी प्रभाव पड़ा, जिसकी ओर संकेत करते हुए हेनरी मैन ने लिखा है कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। इबेनस्टाइन एक विचारक है। इनका कहना है कि पिछली 5 पीढ़ियों में ब्रिटेन में ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ जिसका मूल प्रेरणा स्रोत बेंथम नहीं रहा हो। और इसी तरह सेबाइन ने कहा है कि बेंथम का विधिशास्त्र केवल उसकी सबसे महान रचना नहीं वरन ये 19वीं शताब्दी की एक अत्यधिक उल्लेखनीय बौद्धिक उपलब्धि है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? 1, 2, 3 या 4? तो सही उत्तर
4 स्रोत। दोस्तों बेंथम ने सुख और दुख के प्राप्ति के 4 अलग अलग स्रोत बताए हैं जहां से सुख और दुख की सतत आवृत्ति होती है। इन स्रोतों को भौतिक, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक वर्ग में बांटा जा सकता है। बावजूद इसके सुख और दुख 2 ऐसे प्रमुख कारक हैं जो इन चारों से ही संबंधित हैं और किसी भी नियम को प्रभावित करने का पूरा सामर्थ्य रखते हैं। तो याद रखिएगा, बेंथम ने सुख और दुख प्राप्ति के 4 स्रोत बताए हैं। अगला प्रश्न है, बेंथम के अनुसार सुख और दुख में अंतर है। तो आपको बताना है कि बेंथम के अनुसार सुख और दुख में किसका अंतर है। तो सही उत्तर, बेंथम सुख और दुख में केवल मात्रा का अंतर मानता है। और आप जान लीजिए कि बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में सुख और दुख को मानवीय क्रिया का आधार मानते हुए दोनों में मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव अंतर माना है। कानून को सर्वस्वीकार्य और बाध्यकारी बनाने के लिए बेंथम को ये संकल्पना उचित लगी थी। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने सुख और दुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सही उत्तर, जेरेमी बेंथम। सुख और दुख मान्यता पर आधारित जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उसे उपयोगितावाद कहा जाता है और बेंथम ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर मनुष्य के समस्त कार्यों को निर्धारित करने वाला मापदंड प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। ये विचार है किसका? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, प्रकृति ने जो है प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख के जो है दोस्तों आप जान लीजिए सुख और दुख के उसमें रखा है, अधीनता में रखा है। ये विचार किसका है? तो सही उत्तर, ये विचार बेंथम का है। और बेंथम उपयोगितावाद के जनक हैं। इन्होंने समस्त कार्य, वस्तु या मानव व्यवहार का आकलन करने के लिए सुख दुख का उपयोग एक साधन के रूप में किया है। जिस कार्य से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है वो उसके लिए उपयोगी है और जिस कार्य से उसे दुख प्राप्त होता है वो उसके लिए उपयोगी नहीं है। इस संदर्भ में बेंथम ने कहा है कि प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? गियरके, हाब्स, मेटलैंड और GDH कोल। तो यहाँ पर आप जान लीजिए हाब्स दोस्तों ये बहुलवाद का समर्थक नहीं है। ये शक्ति के अद्वैतवादी सिद्धांत या संप्रभुता सिद्धांत के समर्थक हैं। गियरके, मेटलैंड, GDH कोल ये बहुलवाद सिद्धांत के समर्थक हैं। बहुलवाद शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है और बहुलवाद एकलवाद के विरुद्ध अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, हाब्स के लेवायथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर, समाज, राज्य और सरकार के लिए सामूहिक नाम। हाब्स के लेवायथन में कॉमनवेल्थ का अर्थ होता है। हाब्स ने अपनी कृति लेवायथन में कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है जो समाज, राज्य और शासन तीनों का सामूहिक नाम है। हाब्स ने ज्यामिति विधि से अपने चिंतन का आरंभ प्राकृतिक अवस्था से किया जो समाज, राज्य और शासन से विहीन कल्पित युग है। ये अवस्था हर तरफ युद्ध, निरंतर भय और मृत्यु का खतरा है और इस अवस्था में बल और छल ही मनुष्य के सद्गुण हैं। इस प्रकार इस अवस्था में व्यक्ति का जीवन एकाकी, दीन, कुत्सित, पशुवत और क्षणिक होता है। इस अवस्था से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति कॉमनवेल्थ यानी समाज, राज्य और शासन की स्थापना करने के लिए अपनी शक्तियों को लेवायथन को सौंप देता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राजनीतिक चिंतन ने कहा कि तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द हैं और उनमें वह शक्ति नहीं होती कि वे मनुष्यों को सुरक्षित रख सकें? तो ये कथन हाब्स का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मनुष्य की प्रकृति का विश्लेषण करते हुए हाब्स ने कहा है कि भावना प्रधान होने के कारण मनुष्य भय की भाषा नहीं जानता। भय को उत्पन्न करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है बल प्रयोग। किसी समझौते का पालन मनुष्य इसलिए करता है क्योंकि दंड का भय उसे इसके लिए बाध्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खेल सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आर्गेंस्की, स्नाइडर, हर्सेनी और शेलिंग। तो सही उत्तर आप जान लीजिए आर्गेंस्की। दोस्तों, आर्गेंस्की खेल सिद्धांत से नहीं बल्कि शक्ति की अवधारणा के विचारक हैं। खेल सिद्धांत के महत्व को प्रतिपादित करने वाले में मार्टिन सुबिक, कार्ल डायच,
ऑस्कर मॉर्गेस्टर्न, जॉन न्यूमैन, हर्सिनी और टॉमस सेलिंग के नाम उल्लेखनीय हैं। अगला प्रश्न है, हीगल ने सभ्य समाज या सिविल सोसाइटी को देखा था किस रूप में? विशिष्टता के साकार रूप में, एकता के साकार रूप में, सार्वभौमिकता के साकार रूप में या समुदाय के साकार रूप में? तो सही उत्तर, हीगल ने सभ्य समाज को सार्वभौमिकता के साकार रूप में देखा था। इनके अनुसार सार्वभौमिकता अथवा विश्वात्मा का साकार रूप ही राज्य है। पहले ये विश्वात्मा जड़ में, फिर धीरे धीरे समाज में, अंततः राज्य का रूप ले लेती है। और आप जान लीजिए कि हीगल आदर्शवादी सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है कि राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर का प्रयोग सबसे पहले किस विचारक के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, आमंड के द्वारा। 1963 में अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक आमंड ने राजनीतिक संस्कृति का सबसे पहले प्रयोग किया। और राजनीतिक संस्कृति का तात्पर्य संस्कृति के उन पक्षों से है जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी सत्ता प्रत्यायोजित या डेलीगेट नहीं की जानी चाहिए? वित्त संबंधी शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, नीति निर्धारित करने की शक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, वह आदेश, नियम और उपनियम जो संसद की किसी विधि द्वारा प्रदत्त सत्ता के अंतर्गत कार्यपालिका अथवा प्रशासन के द्वारा जारी किए जाते हैं, प्रत्यायोजित विधान कहलाते हैं। तीव्रगामी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण वर्तमान समय में प्रतिनिहित विधि निर्माण अपरिहार्य हो गया है। इसकी मात्रा में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में वित्त संबंधी शक्ति, नियम बनाने की शक्ति और नीति निर्धारित करने की शक्ति प्रत्यायोजित की जा रही है, लेकिन भारत में प्रतिनिहित विधान के क्षेत्र में संसदीय नियंत्रण के साथ न्यायिक नियंत्रण की व्यवस्था भी उभरी है। अगला प्रश्न है, मूल्य तटस्थता किसकी विशेषता है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अराजकतावादियों की, बहुलवादियों की, मार्क्सवादियों की या व्यवहारवादियों की? तो याद रखिएगा, व्यवहारवादियों की मुख्य विशेषता है मूल्य तटस्थता। दोस्तों, आप जान लीजिए कि व्यवहारवाद ने राजनीति के अध्ययन के परंपरागत उपागम को चुनौती देते हुए विचार रखा कि प्रचलित संस्थाओं के कानूनी औपचारिक पक्षों से ध्यान हटाकर उन व्यक्तियों या कार्यकर्ताओं यानी एक्टर्स के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए जो यथार्थ राजनीति के क्षेत्र में तरह तरह की भूमिका निभाते हैं। और आप जान लीजिए, व्यवहारवाद मुख्यतः शुद्ध ज्ञान या प्योर नॉलेज का सिद्धांत है जो मूल्यों से सरोकार नहीं रखता। ये मूल्य तटस्थता यानी वैल्यू न्यूट्रल की विशेषता रखता है। ये यथा स्थिति का समर्थक है जिससे सामाजिक परिवर्तन में कोई अभिरुचि नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राजनीतिक चेतना का अर्थ है क्या? समाज के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति प्रेम, राज्य के प्रति प्रेम या सभ्यता या संस्कृति के प्रति प्रेम? तो राजनीतिक चेतना नाम से स्पष्ट है कि ये राज्य के प्रति प्रेम है। दोस्तों, नागरिकों में राजनीतिक चेतना का विकास राज्य, लोकमत, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, संप्रभुता, सरकार, समाज आदि से संबंधित मौलिक प्रश्नों पर विचार विमर्श और चिंतन द्वारा होता है। उन्हें विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। साथ ही वे ये समझने लगते हैं कि कौन राजनीतिक आदर्श उनके अपने देश और समाज के लिए कल्याणकारी है। तो याद रखिएगा, राजनीतिक चेतना का अर्थ है राज्य के प्रति प्रेम। अगला प्रश्न है, कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? बहुलवादी, यथार्थवादी, नव यथार्थवादी या संरचनात्मक यथार्थवादी? तो सही उत्तर, बहुलवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है। दोस्तों, बहुलवादी विचारक अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है क्योंकि बहुलवादियों का मानना है कि राज्य विभिन्न संघ समूहों में विभाजित है जो गैर राज्यकर्ता यानी नॉन स्टेट एक्टर्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नव यथार्थवादी अथवा संरचनात्मक यथार्थवादियों के अनुसार संरचना के प्रभाव को राज्य के व्यवहार को समझाने के रूप में लिया जाना चाहिए। ये लोग राज्य की पारंपरिक सैन्य शक्ति के बजाय राज्य की संयुक्त क्षमताओं की प्रदर्शनात्मक शक्ति को महत्व देते हैं। यथार्थवादी राष्ट्र राज्य को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मुख्य अभिनेता मानते हैं। अगला प्रश्न है, आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित हैं। कौन सी इसकी आधारभूत मान्यता नहीं है? पहला है, राजनेता अपने राष्ट्रीय हितों की आकांक्षा करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। बिल्कुल सही है।
राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक राज्य का बहुराष्ट्रीय हित उसके प्रभाव के विस्तार में निहित है, सही है। और राज्य अपने हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपनी शक्ति अथवा प्रभाव का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही नहीं है यथार्थवाद के संबंध में। दोस्तों, यथार्थवाद के अनुसार राष्ट्र की शक्ति का विकास या उसके हितों को पूर्ण करने का एकमात्र साधन है। प्रत्येक राज्य और राजनेता सत्ता और शक्ति के विकास से ही अपने हित पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की निम्नलिखित परतों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है? देखिए, उत्पादन के संबंध, विचारधारा, उत्पादन की शक्तियां और कानूनी और राजनैतिक संगठन। तो यहाँ पर आप देखिए, सामाजिक संरचना की परतों का सही क्रम जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है उसके अनुसार होगा। सबसे पहले उत्पादन की शक्तियां यानी 3, उसके बाद उत्पादन के संबंध, फिर कानूनी और राजनीतिक जो संरचना है, उसके बाद विचारधारा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, सही उत्तर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की परतों का सही क्रम उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन के संबंध, कानूनी और राजनीतिक संगठन और विचारधारा है। अगला प्रश्न है, सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है किसकी? उदारवाद की, मार्क्सवाद की, सर्वाधिकारवाद या प्रत्ययवाद यानी आदर्शवाद की? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, आदर्शवाद या प्रत्ययवाद। दोस्तों, सामुदायिकतावाद प्रत्ययवाद की प्रमुख धारा है क्योंकि ये व्यक्ति के अस्तित्व को समाज की देन मानता है, इसलिए समाज के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्ति के व्यक्तित्व का आवश्यक अंग है। जहां उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, हितों और अधिकारों पर बल देता है, वहीं समुदायवाद उसके दायित्वों और कर्तव्यों तथा समाज के सामान्य हित पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। समुदायवाद के समकालीन विचारक मैकिंटायर, सैंडल और माइकल वाल्जर हैं, जिनके आरंभिक चिंतन की जड़ें ग्रीन और हीगल के विचारों में मिलती हैं। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी। ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं ये जेफरसन का कथन है। थॉमस जेफरसन का समयकाल 1743 से 1826 है। इन्होंने कहा था कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी। जेफरसन अमेरिका के संस्थापक पिता और स्वतंत्रता की घोषणा के प्राथमिक लेखकों में से एक थे। उन्होंने 1801 से 1809 के बीच अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है, कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य यानी फैक्ट अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व है? तो सही उत्तर व्यवहारवाद। दोस्तों, व्यवहारवाद वैज्ञानिक पद्धति पर बल देते हुए मूल्य निरपेक्ष उपागम यानी वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच या वैल्यू फ्री अप्रोच का समर्थन करता है। व्यवहारवादी ऐसे किसी कथन को मान्यता नहीं देते जिसकी वैज्ञानिक स्तर पर पुष्टि नहीं की जा सकती, और व्यवहारवाद सामाजिक स्थिरता पर बल देता है, इसलिए उसने अपना ध्यान तथ्यों के विश्लेषण तक सीमित रखा है। व्यवहारवादी विचारधारा तथ्य को अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व मानती है। अगला प्रश्न है, बहुलतावादी वकालत करते हैं किसकी? तो सही उत्तर समुदायों की स्वायत्तता की। आप जान लीजिए कि राज्य और अन्य समुदायों के संबंध में बहुलवादियों का ये विश्वास है कि समाज के कुछ समुदाय या तो राज्य से भी अधिक आवश्यक हैं, अन्यथा समान हैं, और बहुलवादियों के अनुसार राज्य भी अन्य समुदायों के समान एक समुदाय है। जिस प्रकार राज्य के कानून और नियम होते हैं उसी प्रकार अन्य समुदायों के भी अपने नियम और कानून निर्मित होते हैं। बहुलवादी राज्य से ज़्यादा समाज को महत्व देते हैं और लास्की राज्य को अनेक समितियों की भांति एक समिति मानते हैं, पर उसे अन्य समितियों की तुलना में प्रथम मानते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक महत्वपूर्ण कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं जब तक मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है। ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। KW थॉमसन, वेनो वासरमैन, रॉबर्ट टकर या क्विंसी राइट? तो सही उत्तर बेनो वासरमैन। दोस्तों, बेनो वासरमैन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं
जब तक मार्गेनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है। अगला प्रश्न है, जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य हैं किसके? तो सही उत्तर जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुसरण ये अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के तथ्य हैं। दोस्तों 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की कॉन्टिनेंटल कांग्रेस द्वारा अंगीकृत अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में सभी मनुष्यों को जन्म से समान घोषित करते हुए जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुसरण को उनके जन्म से प्राप्त अहस्तांतरणीय अधिकार घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुसरण ये अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र के प्रमुख तथ्य हैं। अगला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है और एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन है आपके देखिए, फ्रांस, जर्मनी, भारत या श्रीलंका। तो सही उत्तर फ्रांस। दोस्तों ये शासन व्यवस्था फ्रांस की शासन व्यवस्था की विशेषता है, क्योंकि फ्रांस के 5वें गणतंत्र के संविधान में शासन प्रणाली को अपनाया गया है। दोस्तों ये अर्ध संसदीय शासन प्रणाली है। इसमें मंत्रिमंडल संसद के सम्मुख पूर्ण उत्तरदायी नहीं है। प्रधानमंत्री का चुनाव राष्ट्रपति करता है, जिसको साधारण शक्तियों के साथ अनेक असाधारण शक्तियां भी प्राप्त हैं। ये केवल नाम मात्र का राज्य अध्यक्ष नहीं है, कई मामलों में ये अमेरिकी राष्ट्रपति के समान है। यदि संसद मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करता है तब भी मंत्रिमंडल चल सकता है, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व तो राष्ट्रपति के प्रति है, संसद के प्रति नहीं। और फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर अभियोग भी नहीं चलाया जा सकता। इसलिए पिकिल्स ने इसे 2 विरोधी सिद्धांतों का मिश्रण कहा है फ्रांस के संविधान को। अगला प्रश्न है, जेरी मेंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर जेरी मेंडरिंग संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक प्रथा है और इस प्रथा का प्रयोग चुनाव में कूटनीति के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व नारा है किसका? तो उत्तर है 1789 के फ्रांसीसी क्रांति घोषणा पत्र का। दोस्तों 1789 के फ्रांसीसी क्रांति घोषणा पत्र का शीर्षक मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा है और इसका नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है। अगला प्रश्न है, किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? यहाँ पर देखिए, इंग्लैंड, भारत, रूस और अमेरिका। तो जान लीजिए, रूस की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। साम्यवादी दल और उसकी विचारधारा के साथ संबंध रहने के कारण सोवियत संघ या रूस में न्यायाधीशों की विचारधारा स्वतंत्र नहीं थी, इसलिए रूस की न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। ऐसे सिद्धांत रूप में कई देशों की न्यायपालिका को स्वतंत्र कहा तो जाता है, लेकिन व्यवहार में कहीं न कहीं उसमें पक्षपात का जो है तत्व आ जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र नियामकीय आयोग। देखिए, स्वतंत्र नियामकीय आयोगों का आविर्भाव या इनका प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो उत्तर है अमेरिका में। दोस्तों स्वतंत्र नियामकीय आयोगों का आविर्भाव संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इन्हें सरकार की शीर्षक विहीन चौथी शाखा भी कहा गया है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग एक विलक्षण प्रकार की अमेरिकन प्रशासकीय इकाई है। इसका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेष संवैधानिक प्रणाली से हुआ। प्रथम स्वतंत्र नियामकीय आयोग अंतर्राज्य वाणिज्य आयोग था, जिसकी स्थापना 1887 में की गई और वर्तमान में अमेरिका में संघीय सरकार में 10 स्वतंत्र नियामकीय आयोग कार्यरत हैं। जहाँ तक संरचना का प्रश्न है, अधिकांश आयोगों और मंडलों में 5 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल प्रायः 5 से 7 वर्ष होता है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट के परामर्श से की जाती है, किंतु वे उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्षक विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा, स्वतंत्र नियामकीय आयोग को। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र नियामकीय आयोग मुख्य कार्यपालिका के अधीन नहीं होते, इसलिए इन्हें शासन की शीर्षक विहीन शाखा की संज्ञा दी जाती है। इन्हें शासन की चतुर्थ शाखा भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कार्य मिश्रित प्रकृति के होते हैं, यानी प्रशासनिक, अर्धविधायी और अर्धन्यायिक। अमेरिका में इन्हें कांग्रेस की भुजाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस के अधीन रहते हैं, जिन्हें स्वायत्तता के द्वीप नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी जानकारी के लिए भी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो सही उत्तर 2। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका संघात्मक व्यवस्था के मामले में विश्व का अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ राज्यों को केंद्र में समान प्रतिनिधित्व है, इसमें क्षेत्रफल अथवा जनसंख्या का कोई महत्व नहीं है। सीनेट जो कि संघ का द्वितीय सदन है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और प्रत्येक राज्य को समान मानते हुए हर राज्य से सीनेट में 2 सदस्य आते हैं। इस समय अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और सीनेट में राज्यों की कुल सदस्य संख्या 100 है। सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय या उच्च सदन है और अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं और ये संघात्मक व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में व्हाइट हाउस संबंधित है किससे? सर्वोच्च न्यायालय से, व्यवस्थापिका से, राष्ट्रपति से या इनमें से किसी से भी नहीं। तो सही उत्तर जो दोस्तों व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। अमेरिका की कांग्रेस के आधिकारिक भवन को कैपिटल कहते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का घोषणा पत्र किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन है 13वें संशोधन, 14वें संशोधन, 15वें या प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा। तो सही उत्तर प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा। दोस्तों, अमेरिका के संविधान में प्रथम 10 संशोधनों को सामूहिक रूप से बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। 1791 में इन्हें सामूहिक रूप से अपनाया गया। संविधान का 13वां, 14वां और 15वां संशोधन मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 10वें संशोधन द्वारा ये निर्धारित किया गया कि संविधान में जो शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को नहीं दी गई हैं और राज्यों को मना नहीं की गई हैं, वे राज्यों या जनता के लिए सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सैनिक औद्योगिक संकुल मिलिट्री इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स हैं किनके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक प्रयोग में लाया जाने लगा था? आइजनहावर, जॉन केनेडी, ट्रूमैन या निक्सन के द्वारा? तो सही उत्तर आइजनहावर के द्वारा। दोस्तों, आप जान लीजिए सैनिक औद्योगिक संकुल शब्दावली का प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर द्वारा 1961 में अपने विदाई समारोह के भाषण में प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन या रिवीजन जो नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें हमने राजनीतिक विचारधारा से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में या तो पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। आगे के वीडियो में हम राजनीतिक विचारधारा और सिद्धांतों के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।